नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, अपना आज का चैप्टर है दोलन, ओसिलेशन। चैप्टर का क्या नाम रहने वाला है? दोलन, ओसिलेशन अपने चैप्टर का आज का नाम रहने वाला है। पिछली क्लास में हमने तरल पदार्थों के बारे में डिस्कस किया था कि तरल पदार्थ क्या होते हैं। इसी में हमने डिस्कस किया था सहसंजक बल, कोसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। और हमने विस्कोसिटी, श्यानता के बारे में डिस्कस किया था। प्रत्यास्थता के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया था तैरने का सिद्धांत, कि तैरने का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो तैरने का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरने का सिद्धांत आधारित है। इसके साथ ही हमने पास्कल का नियम देखा था। हाइड्रोलिक प्रेस है, ब्रेक है, लिफ्ट है, आपकी किस पर कार्य करती है? पास्कल के नियम पर कार्य करती है। यह भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज का अपना चैप्टर रहने वाला है दोलन, ओसिलेशन। इसमें सबसे पहला पॉइंट अपना क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहला पॉइंट अपना रहने वाला है आवर्त गति। क्या रहने वाला है? आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति क्या होती है? आवर्त गति होती है वह गति जिसकी समान समय अंतराल के पश्चात, समान समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। वह गति जिसकी समान समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। एग्जाम्पल क्या हो गया? चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। एग्जाम्पल हो गया चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। आवर्त गति क्या है? आवर्त गति वह गति जिसकी समान समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, आवर्त गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में है चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। अब हम डिस्कस करेंगे दोलनी गति। दोलनी गति क्या है? आपका ये पॉइंट इतना ही है, इससे आपको ना तो परिभाषा पूछेगा, हो सकता है आपसे एग्जाम्पल पूछ ले कि आवर्त गति का एग्जाम्पल बताइए, तो आपको क्या बताना है? चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। इसी प्रकार अनेक गतियां हो सकती है। अब बात करें हम दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपना क्या है? दोलन गति, दोलन या दोलनी गति। दोलन गति की बात करें तो दोलन गति क्या है? दोनों सेम है, ज्यादा इसमें आपको कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। दोलन गति एक निश्चित बिंदु के इधर उधर होती है। दोलन गति क्या होती है? एक निश्चित बिंदु के इधर उधर होती है। वह गति जो किसी निश्चित बिंदु वह गति जो किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्त गति करती है। क्या करती है? आवर्त गति करती है। वह गति जो किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्त गति करती है वह क्या कहलाती है? वह दोलनी गति कहलाती है। अब दोलनी गति के एग्जाम्पल की बात करें तो सरल लोलक के गोलक की गति, यह आपने देखा होगा। यहां पर कोई गोलक है, यह ऐसे गति करता है कि नहीं करता है? ये ऐसे गति करता है। ये इसी का उदाहरण है दोलनी गति का। ये एक निश्चित बिंदु हो गया। ये क्या हो गया? एक निश्चित बिंदु हो गया। ये आपका निश्चित बिंदु है। इस निश्चित बिंदु के इधर और उधर गति कर रही है तो ये आपकी क्या कहलाती है? दोलनी गति कहलाती है। जबकि आवर्त गति क्या होती है?
आवर्त गति होती है वह गति जो समान समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति करती है। जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा निश्चित समय के बाद में पुनरावृत्त वापस आता है। जैसे बात करें तो चंद्रमा निश्चित समय के बाद में आता है कि कितने दिन बाद में चंद्रमा उसी स्थिति पर वापस आएगा। यह आपका आवर्त गति हो गई। दोलनी गति वह गति जो किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्त गति करती है, क्या कहलाती है? दोलनी गति कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल का संबंध कहां से आया? आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल ये गति तय करने में, मान लीजिए ये पिंड यहां से शुरू हुआ, यहां पर गया और वापस यहां पर आया, तो इसको कितना टाइम लगा, यह आपका आवर्तकाल है। आवर्तकाल की बात करें हम तो अपना तीसरा पॉइंट क्या रहने वाला है? तीसरा पॉइंट रहने वाला है आवर्तकाल। आवर्तकाल का एक सूत्र होता है टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्या होता है? टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। यह आपका आवर्तकाल का सूत्र होता है। इसी से अभी हम आवर्ती निकालना सीखेंगे कि आवर्ती क्या होती है। अब आवर्तकाल की परिभाषा की अगर हम बात करें तो आवर्तकाल की परिभाषा क्या हो गई? अभी हमने आपको एग्जांपल से बताया कि ये कोई पिंड है, ये इधर उधर गति कर रहा है, ये यहां से चल करके वहां पर गया और वापस यहां पर आने में इसने जितना टाइम तय किया वह इसका क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। यानी कि निश्चित समय अंतराल के पश्चात कोई पिंड अपनी गति को पुनः दोहराता है तो वो समय अंतराल क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। आपको परिभाषा बिल्कुल याद नहीं करनी है, आपको क्या करना है? आवर्तकाल का सूत्र होता है टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। आपको इस सूत्र से भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक चौथा पॉइंट होता है आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का नाम सुना होगा आपने, आवर्ती। आवर्ती क्या होती है? आवर्ती होती है एफ बराबर 1 अपॉन टी। यह आपकी आवर्ती है, एफ बराबर 1 अपॉन टी। यानी कि आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध क्या हो गया? ये टी क्या है? ये टी आपका आवर्तकाल ही तो है, और ये एफ क्या है? एफ फ्रीक्वेंसी आवर्ती है। एफ बराबर 1 अपॉन टी हो गया, ये आपकी आवर्ती हो गई। टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा हो गया। दोनों में संबंध क्या हो गया? आवर्तकाल और आवर्ती में संबंध क्या हो गया? आवर्तकाल और आवर्ती के अगर संबंध की हम बात करें, यहां से सीधा भी निकाल सकते हैं। एफ बराबर 1 अपॉन टी है तो एफ इंटू टी बराबर 1 होता है। एफ इंटू टी बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये दोनों में संबंध बी हो गया। क्या हो गया? संबंध बी हो गया। आवर्तकाल का सूत्र होता है टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा और आवर्ती का सूत्र होता है एफ बराबर 1 अपॉन टी। इससे आपको इतना ही, आवर्ती से आपको इतना ही पूछ सकता है कि आवर्त गति का एग्जाम्पल बताइए। तो आवर्त गति का एग्जाम्पल हो गया चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। बाद में आपसे पूछ सकता है दोलनी गति का एग्जाम्पल। तो दोलनी गति का एग्जाम्पल हमने क्या बताया था? सरल लोलक के गोलक की गति। क्या बताया था? सरल लोलक के गोलक की गति। तीसरा पॉइंट आपका आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल का सूत्र क्या है? टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। चौथा पॉइंट आपका आवर्ती, आवर्ती एफ बराबर 1 अपॉन टी। और दोनों में आपको संबंध याद रखना है। संबंध क्या है? एफ इंटू टी बराबर 1। अब हम बात करेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। 4 पॉइंट आपने यहां पर क्लियर हो गए। 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें, पांचवा पॉइंट अपना रहने वाला है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। हालांकि विस्थापन के बारे में हमने पहले पढ़ भी लिया था, पहले शायद हमने सदिश और अदिश राशि वाले चैप्टर में पढ़ा था। उसके साथ ही हमने मोशन वाले चैप्टर में भी विस्थापन के बारे में डिस्कस किया था। तो आपको ज्यादा इसके बारे में ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि विस्थापन आखिर होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, आपको वहां पर परिभाषा भी बताई थी, इसका मात्रक और विमा भी हमने वहां पर आपको बता दिया था। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी है, किसी क्षण पर या किसी टाइम पर पिंड की साम्य स्थिति से
अभी चित्र से भी इसको हम देखेंगे। पिंड की साम्य स्थिति से न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी आपकी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। यही हमने आपको पहले बताया था कि न्यूनतम दूरी आपकी क्या होती है? विस्थापन होती है। अब अगर चित्र से हम डिस्कस करें तो चित्र से हम क्या देखेंगे? चित्र से हम यह देखेंगे कि हमने आपको बताया था कि एक पेंडुलम है। क्या है? एक पेंडुलम है। ये कैसी गति कर रहा है? ये दोलनी गति कर रहा है। क्या कर रहा है? ये दोलनी गति कर रहा है। तो ये इसका माध्य स्थिति से बोला हमने, इसमें साम्य स्थिति या माध्य स्थिति एक ही चीज होती है। साम्य स्थिति, साम्य स्थिति है आपकी, साम्य स्थिति है। इस पिंड को अगर आपने कोई पिंड ले रखा है, इसको आपने छोड़ दिया हिला करके, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि अपने आप रुक जाएगा और बीच में आकर के रुकेगा। ना तो साइड में रुकेगा, ना इस तरफ रुकेगा, ये आकर के बीच में रुकेगा। बीच में क्या है? इसकी साम्य स्थिति या माध्य स्थिति है। तो इस माध्य स्थिति से एक ऐसा बिंदु, पिंड की ऐसी दूरी, मान लीजिए ये पिंड यहां पर है, तो ये इसकी सीधी दूरी है ना, ये आपका विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये आपका विस्थापन कहलाता है। किसी क्षण पर पिंड की साम्य स्थिति से न्यूनतम दूरी ही आपकी विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। अब हम बात करेंगे आयाम के बारे में। एम्पलीट्यूड, आयाम क्या होता है? जैसे हमने विस्थापन के बारे में देखा, इसी प्रकार आयाम होता है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है दोनों। आयाम की बात करें तो आयाम भी जैसे हमने विस्थापन के बारे में देखा है चित्र से, उसी प्रकार हम आयाम के बारे में भी देखेंगे कि आयाम को चित्र से कैसे समझा जा सकता है। आयाम, एम्पलीट्यूड क्या होता है? आयाम की बात करें तो आयाम के बारे में 5 पॉइंट अपने यहां पर क्लियर हो चुके हैं। और 6वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसी चित्र से अभी हम आयाम निकालना सीखेंगे कि आयाम क्या होता है। आपको एक संबंध याद रखना है आवर्तकाल और आवर्ती में। अभी हमने आपको बताया F बराबर 1/T या F इंटू टी बराबर 1। आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम के बारे में अगर हम बात करें तो आयाम क्या है? माध्य स्थिति से, क्या? माध्य स्थिति से या साम्य, माध्य स्थिति से किसी पिंड के एक ओर की अधिकतम दूरी, पिंड के एक ओर की अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी क्या होती है? आयाम होती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। बात करें तो चित्र से कैसे समझा जा सकता है? चित्र से ऐसे समझा जा सकता है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये हमने पिंड ले रखा है, ये आपका इसका गोलक है, ये ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है। तो इसमें क्या है? एक स्थिति तो ऐसी है कि अगर आपने किसी पिंड को ऐसे हिलाकर के छोड़ दिया तो ये एक बार तो इधर ऊपर की ओर जाएगा, एक बार इधर ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे गति करेगा ये। इसी को मान लीजिए, इस मार्कर को आपने ले रखा है, इसके नीचे कोई पिंड लटका रखा है और इसको अगर आपने हिलाकर छोड़ दिया तो ऐसी गति करेगा। तो इधर की ओर ये इसकी अधिकतम दूरी है, इधर की ओर ये इसकी अधिकतम दूरी है। तो ये दूरी है ना, ये मान लीजिए इस तरफ यहां तक ऊंचाई तक जाता है और इस तरफ यहां तक ऊंचाई तक जाता है, तो ये दूरी आपकी क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। ये जो आपकी दूरी है ना, यही आपकी आयाम कहलाती है। जबकि विस्थापन क्या है? विस्थापन तो यहां से सीधी दूरी है किसी क्षण पर, ये तो आपकी सीधी दूरी है। जबकि आयाम क्या है? आयाम तो ये है, ये आयाम इधर भी हो सकता है, आयाम इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ आपका आयाम हो सकता है। तो ये आपका आयाम हो गया। एम्पलीट्यूड, आयाम क्या हो गया? माध्य स्थिति से किसी पिंड के एक ओर की अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है। आपने पिंड को हिलाकर छोड़ा तो ये एक बार तो इधर जाएगा ऊपर, एक बार इधर ऊपर जाएगा, तो ये दूरी अधिकतम दूरी हो गई है, ये माध्य स्थिति है। ये हमने आपको अभी क्या बताया था? माध्य स्थिति तो बताया था अभी हमने आपको ये कि ये पिंड की माध्य स्थिति है।
ये यहां से यहां तक जाता है ऊंचाई पर, हो सकता है ये इधर भी यहीं तक जाता है, तो ये आपका आयाम हो गया। ये दूरी क्या हो गई, इतनी सी दूरी आपकी आयाम है, इधर की दूरी भी आपकी आयाम है। आपको तो एक तरफ का लेना है, ये भी आयाम है, ये भी आयाम है, ये आपका आयाम हो गया। तो विस्थापन और आयाम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है कि विस्थापन क्या होता है, साम्य स्थिति से न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है, और माध्य स्थिति से किसी पिंड के एक और की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। आपको परिभाषा बिल्कुल याद नहीं रखनी, आपको चित्र से समझना है। क्या करना है, चित्र से समझना है। अगर आप इसे ध्यान लगाकर समझोगे तो समझ में आ जाएगा, और अगर आप रटोगे ना तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। चित्र से समझना है, चित्र से समझ लिया तो जिंदगी भर याद रहेगा, और अगर रटना शुरू कर दिया तो अभी अभी तो आपको याद रहेगा, और जब दूसरे दिन कॉपी उठाकर देखोगे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसी प्रकार है सभी चीजें। तो आपको चित्र से समझने की ज्यादा कोशिश करनी है, विस्थापन और आयाम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, सरल आवर्त गति। अगला पॉइंट अपना क्या रहने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या होती है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति क्या है, सरल आवर्त गति के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, और इतना इजी है सरल आवर्त गति कि आपको एक बार में सरल आवर्त गति समझ में आ जाएगा। जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर, किसके, माध्य स्थिति भी मैंने आपको बताई थी कि माध्य स्थिति क्या होती है, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलनी गति करता है। कौन सी गति, दोलनी गति की भी मैंने परिभाषा बताई थी। जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलनी गति करता है तो उसे क्या बोला जाता है, सरल आवर्त गति बोला जाता है, उसे सरल आवर्त गति बोला जाता है। जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलनी गति करता है तो उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर एग्जांपल की बात करें तो किसी स्प्रिंग से किसी पिंड को अगर आपने लटका रखा है, मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है, क्या है, ये आपकी स्प्रिंग, और इससे आपने एक पिंड को लटका रखा है। इस पिंड की दोलनी गति क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। स्प्रिंग से दोलनी गति क्या होती है, स्प्रिंग को अगर आपने यहां पर वजन लटका रखा है, इसको ऐसे हिलाओगे तो एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा, ये भी आपकी दोलनी गति होती है। ये आपकी क्या हो गई, दोलनी गति हो गई। ये सरल आवर्त गति क्या है, जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलनी गति करता है तो उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। अब आपका आता है एक रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। क्या आता है, रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल क्या होता है। प्रत्यानयन बल आपको परिभाषा बिल्कुल याद नहीं रखनी है, आपको सीधा किससे समझना है, आपको एग्जाम्पल से या चित्र से समझना है। चित्र से समझने का आपको ज्यादा कष्ट करना है, क्योंकि अगर चित्र से समझोगे तो वो लाइफ टाइम याद रहेगा।
ये चैप्टर ही ऐसा कि अगर आपने चित्र से इस चैप्टर को समझ लिया तो पूरी लाइफ में आप इस चैप्टर को नहीं भूलोगे, क्योंकि एक तो दैनिक लाइफ की चीजें है सभी। इसको क्या बताया था हमने? माध्य स्थिति बताया था। यही बताया था, माध्य स्थिति कहते हैं इसको। अब क्या है कि ये पिंड है, ये एक बार तो यहां तक जाता है, इस तरफ ये यहां तक जाता है। इसको हमने क्या बताया था? आयाम बताया था। ये क्या आपका आयाम है। अब बात करें कि प्रत्यानयन बल क्या है। प्रत्यानयन बल यह है कि ये कोई पिंड है और ये यहां से चल करके यहां पर आ गया, तो वापस इसको नीचे की ओर लाने के लिए कोई ना कोई बल तो कार्य कर रहा है, इसीलिए तो ये नीचे आ रहा है। इसके नीचे आपने कोई मान लीजिए मारकर लटका रखा है, या आपने मारकर लटका रखा है, ये एक बार ऐसे जाता है, एक बार ये ऐसे जाता है, तो इसको वापस इस स्थिति से इस स्थिति में लाने के लिए कोई ना कोई बल तो कार्य कर रहा है। ये जो बल कार्य कर रहा है इसको नीचे की ओर लाने के लिए, ये बल ही आपका प्रत्यानयन बल कहलाता है। रिस्टोरिंग फोर्स इसी को कहते हैं। यहां तक तो ये पिंड आ गया, आपने इसको मोशन दिया या बल लगाया तो ये पिंड यहां तक आ गया, लेकिन जब ये पिंड वापस नीचे की ओर आता है तो इस पर कोई ना कोई बल लगता है, तभी तो ये नीचे की ओर आता है। तो ये बल क्या कहलाता है? आपका प्रत्यानयन बल कहलाता है। अगर आप इसकी परिभाषा याद करोगे तो आपकी बिल्कुल भी समझने नहीं आएगा, और अगर चित्र से आपने इसको देख लिया या समझ लिया एक बार तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि यहां से इसको नीचे की ओर लाने के लिए, यानी कि यहां पर पिंड आ गया, ये इसकी अधिकतम दूरी है। क्या है? ये इस पिंड की अधिकतम दूरी है। यहां से नीचे की ओर यानी कि माध्य स्थिति में लाने के लिए जो बल कार्य करता है, अधिकतम दूरी से किसी पिंड को माध्य स्थिति में लाने के लिए जो बल कार्य करता है वही आपका क्या कहलाता है? रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहलाता है। यही आपका प्रत्यानयन बल होता है। क्या होता है कि अधिकतम आयाम की स्थिति से किसी पिंड को माध्य स्थिति में लाने के लिए, अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो अधिकतम आयाम से अधिकतम आयाम से किसी पिंड को माध्य स्थिति में लाने के लिए जो बल कार्य करता है, क्या है? माध्य स्थिति में लाने के लिए जो बल कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल बोला जाता है। प्रत्यानयन बल आपको चित्र से भी समझा दिया, और चित्र से ही आपको ज्यादा समझने का कष्ट करना है, क्योंकि अगर चित्र से याद कर लिया तो कभी नहीं भूलोगे। अब आपका होता है एक सरल लोलक, आपने नाम सुना होगा सिंपल पेंडुलम। क्या होता है उसी के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। हमने ये जो बना रखा है माध्य स्थिति वाला, ये क्या है? ये सिंपल पेंडुलम, ये सरल लोलक ही है। तो ये सरल लोलक आखिर होता क्या है? सरल लोलक होता है, कैसे बनाया जाता है? क्या हम घर पर भी बना सकते हैं? घर पर बना सकते हैं, लेकिन अच्छा सिंपल पेंडुलम हम घर पर नहीं बना सकते। सरल लोलक क्या होता है? सरल लोलक होता है आपकी जो लंबाई दिखाई दे रही है, ये एल लंबाई होती है। या आपने कोई रस्सी लेनी है, किसी रस्सी से आप पत्थर बांध करके पहले घुमाते थे, वो भी एक सरल लोलक की तरह कार्य करता है। क्या है ये? सरल लोलक। किसी पिंड, अभी हमने आपको यहां पर क्या बताया? यह आपकी एल लंबाई है। क्या है? एल लंबाई है ये, और इसका द्रव्यमान बहुत कम होना चाहिए। किसी पिंड के द्रव्यमान एम,
तथा पूर्ण लचकदार। अब आप सोचोगे लचकदार क्या होता है, ये भी अभी बताएंगे। पूर्ण लचकदार तथा भारहीन। भारहीन रस्सी लेनी है। क्या है, किसी पिंड के द्रव्यमान m तथा पूर्ण लचकदार भारहीन रस्सी कि अगर किसी पिंड को बांध दिया जाए, किसी पिंड को अगर बांध दिया जाए और इसे जो गति कराई जाती है, यही आपका सरल लोलक बनता है। ये क्या बनता है, ये ऐसे गति करता है ना, ये आपका सरल लोलक होता है। अगर आपने अब लचकदार ये कि ये पिंड यहां से यहां पर आया, तो पिंड तो यहां पर नहीं आएगा, ये पूरी रस्सी भी यहां से चल करके ऐसे यहां पर आएगी, ये रस्सी भी चल करके यहां पर आएगी। तो ये लचकदार रस्सी होनी चाहिए। अगर टाइट रस्सी आपने ले ली तो वो रस्सी यहां से हिलेगी नहीं, तो ये सिंपल पेंडुलम नहीं बनेगा। तो आपकी पूर्ण लचकदार होनी चाहिए और भारहीन होनी चाहिए। भारहीन का मतलब है इस रस्सी में ज्यादा द्रव्यमान नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि इसमें न के बराबर द्रव्यमान हो, लेकिन आपकी भारहीन रस्सी होनी चाहिए और ये कोई भी द्रव्यमान हो सकता है। इस द्रव्यमान को इस रस्सी से बांध दिया आपने, तो आपका क्या बन गया, सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम बन गया। क्या बन गया, ये आपका सिंपल पेंडुलम बन गया। इसी को सरल लोलक कहते हैं। अब बात करें कि आवर्तकाल के बारे में हमने डिस्कस किया कि आवर्तकाल क्या होता है, यहां से यहां की जो दूरी तय करता है, यह आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल का एक सूत्र सिंपल पेंडुलम के लिए क्या होता है, T बराबर 2 पाई रूट L अपॉन जी। ये सिंपल पेंडुलम के लिए आवर्तकाल होता है। क्या होता है, सिंपल पेंडुलम के लिए आवर्तकाल T बराबर 2 पाई रूट L अपॉन जी। L क्या है, L आपकी रस्सी की लंबाई है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब आपसे क्वेश्चन यहां से यह पूछ सकता है अगला कि किसी सिंपल पेंडुलम की लंबाई को 4 गुणा कर दिया जाए। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलो। किसी सरल लोलक की रस्सी की लंबाई किसी सरल लोलक की रस्सी की लंबाई को यदि 9 गुणा कर दिया जाए, 9 गुणा कर दिया जाए, तो उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। किसी सरल लोलक की रस्सी की लंबाई को यदि 9 गुणा कर दिया जाए तो उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। आपसे ऑप्शन दे दिए, अब आपको इसको हल करना, आपके सामने सूत्र पड़ा है T बराबर 2 पाई रूट L अपॉन जी होता है। L आपकी ये लंबाई होती है। आपको क्वेश्चन क्या दिया कि किसी सरल लोलक की लंबाई को यदि 9 गुणा कर दिया जाए तो उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। मैंने आपको एक सूत्र लिख रखा है T बराबर 2 पाई रूट L अपॉन जी। यहां पर L क्या दिया, 9 गुणा कर दिया। क्या कर दिया, अगर इसको आप हल करोगे, L को यहां पर क्या कर दिया, L को कर दिया 9 गुणा कर दिया। लंबाई कितनी कर दी, अगर लंबाई 9 गुणा कर दी तो G का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2 पाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, 2 पाई के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। तो एल क्या हो गया, एल बराबर 9 हो गया। पहले एल बराबर 1 था, यहां पर एल बराबर 9 गुणा किया है। तो अब आपको सूत्र लगाना है, टी बराबर 2 पाई आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, यहां पर आप चलो लिख लेते हैं। एल का मान आपको क्या रखना है, एल का मान यहां पर दे रखा है कि लंबाई कितनी हो गई, 9 गुणा हो गई, तो यहां पर आपको 9 गुणा लिख लेना है। अब 9 गुणा को अगर आप हल करोगे तो ये रूट हट जाएगा और यहां पर 3 गुणा आ जाएगा, 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये पूरा आवर्तकाल आपका 3 गुणा हो गया, सरलोलक का आवर्तकाल क्या हो गया, 3 गुणा हो गया। तो आपको 3 गुणा पर आंसर लगाना है, क्योंकि इसमें तो एल से संबंध दे रखा है कि एल एल को 9 गुणा किया है, बाकी तो पूरा पहले जो था वही है, बाकी तो पूरा पहले था वही है, लेकिन लंबाई को 9 गुणा कर दिया तो आपका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल आपको सीधा लिख देना है कि आवर्तकाल 3 गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे न्यूमेरिकल अगला क्वेश्चन पूछेगा तो यही से पूछेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अब एक आता है आपका सेकंडी लोलक। सेकंड लोलक क्या होता है, सेकंड लोलक की अगर हम बात करें, सेकंड लोलक का आपको ना कोई सूत्र याद रखना है ना कुछ और याद रखना है, उसमें आपको 2 मान याद रखने, छोटे छोटे मान है। क्या है, सेकंड लोलक, नाम से स्पष्ट हो रहा है सेकंड लोलक। आपको सेकंड लोलक में याद रखना है कि सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल है, क्या, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, और दूसरा आपको याद रखना है सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है। जो अभी हमने सूत्र पढ़ा था टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ये दोनों मान उसी से निकलेंगे, लेकिन आपको उस न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन था अभी हमने आपको बताया था टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी, इसे भी हमने आपको हल करके बताया था। इसे भी आपके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है। तो आपको क्या बताना है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है, सेकंड लोलक की लंबाई होती है 0.993 मीटर, या आप यहां पर 1 मीटर भी लिख सकते हो। लेकिन अगर वहां पर दोनों मान आ गए, ए में आपका आ गया 0.993 मीटर, बी में आ गया 1 मीटर, तो आपको 0.993 मीटर पर आंसर लगाना है। एग्जैक्ट आंसर आपका 0.993 मीटर होता है। क्या होता है, 0.993 मीटर आपका आंसर होता है। आपसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी से, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है। आपसे क्वेश्चन अगला यही पूछ सकता है कि सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, और सरल लोलक सॉरी सिंपल पेंडुलम सेकंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, और सेकंड लोलक की लंबाई क्या होती है। अगला आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है सेकंड लोलक की लंबाई आवर्तकाल होता है 2 सेकंड, और सेकंड लोलक की लंबाई होती है 0.993 मीटर, यानी कि 1 मीटर। पूरे दोलन वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। आप ये 2 मान याद रख लेना। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछेगा, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ना आपसे सरल आवर्त गति की परिभाषा पूछेगा, एक आपसे पूछ सकता है दोलन गति का या आवर्त गति का एग्जाम्पल पूछ सकता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। आवर्त गति का एग्जाम्पल क्या होता है, आवर्त गति का एग्जाम्पल होता है चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। और सरल आवर्त गति का भी हमने आपको बताया कि स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति। इसके साथ ही दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, और सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है 0.993 मीटर या 1 मीटर। ये आपको याद रखना, ये 2 ही चीज, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, लंबाई 0.293 मीटर होती है, यानी कि 1 मीटर लंबाई होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2 क्वेश्चन, और लगभग एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड दोलक का आवर्तकाल क्या होता है, सेकंड दोलक की लंबाई क्या होती है। तो आपका दोलन वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।